My dear students, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. Dear students, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन, इससे संबंधित हम सभी लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसका हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं और अभी तक हम सभी लोगों ने 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया है पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोज में। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज हम सभी लोग अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो रिलेटेड होंगे आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन से। आज के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 241, प्रश्न संख्या 241। प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत में कब किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत में कब किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में या डी 1994 में। 1990, 1991, 92, 94। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हमारे देश में 1990 में नहीं हुई, 91 में नहीं, 94 में कब हुई थी? 1992 में हुई थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1992, 1992। भारतीय संविधान में 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। तो किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में यह पारित किया गया था और 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 242, 242। प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए गाजियाबाद, बी लखनऊ, सी वाराणसी या डी इलाहाबाद। तो डियर स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां है? गाजियाबाद नहीं, वाराणसी नहीं, इलाहाबाद नहीं, बल्कि लखनऊ में स्थित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का जो कार्यालय है उसका एड्रेस है 4/44 विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 243। प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति। तो डियर स्टूडेंट्स, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं या जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं करता, प्रधानमंत्री नहीं करता, मुख्यमंत्री नहीं करता, बल्कि कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राज्यपाल। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और साथ ही साथ सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिस समिति में मुख्यमंत्री इसके प्रमुख होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य के गृह मंत्री होते हैं, विधानसभा के विपक्ष के नेता भी इस समिति में होते हैं और उन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 244, 244। प्रश्न है मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन ट्रू है या राइट है? आपके ऑप्शन है पहला, यह न्यायालय में वाद योग्य है। दूसरा है इसका प्रावधान भाग 4 में किया गया है। तीसरा है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और चौथा है संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर डी स्टेटमेंट देखते हैं, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार, यह गलत है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? एक कानूनी अधिकार है। दूसरा है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो यह भी गलत है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तीसरा कह रहा है कि इसका प्रावधान भाग 4 में किया गया है, तो यह भी गलत है क्योंकि इसका प्रावधान किस में किया गया है? भाग 3 में किया गया। ये जो ऑप्शन है यह न्यायालय में वाद योग्य है, यह सही है। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग जो यहाँ पे जितने ऑप्शंस हैं
उन सभी ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। दूसरा जो यह प्रावधान भाग 4 में यह गलत है, भाग 3 में है, यह आयरलैंड संविधान से लिया गया, यह भी गलत है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के संविधान से लिया गया, और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार यह भी गलत है क्योंकि यह एक कानूनी अधिकार है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यह न्यायालय में वाद योग्य है। संसद मौलिक अधिकारों में कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक के द्वारा कर सकती है। यह जो है असीमित नहीं है, जो मौलिक अधिकार है वह असीमित नहीं, लेकिन क्या है, यह वाद योग्य है। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि कारण उचित है या नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा, अदालत करती है इसका निर्णय कि वह उचित है या नहीं उचित है कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 245, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, और आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21A में, बी अनुच्छेद 20 में, सी अनुच्छेद 22 में, या डी अनुच्छेद 23 में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राइट्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 21A में है, ना कि 20, 22 या 23 में। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 21A। ध्यान दीजिए, तपस मजूमदार समिति 1999 ने अनुच्छेद 21A को शामिल करने की अनुशंसा की थी। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप के तहत सम्मिलित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई, तो तपस मजूमदार समिति 1999 में 21A को शामिल करने की अनुशंसा की थी। कब की गई, 2002 में की गई थी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो 86वें के द्वारा। किस भाग में जोड़ा गया, तो भाग 3 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 246, 246 प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित की गई है, और आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 23, या डी अनुच्छेद 24, आर्टिकल 21, 22, 23 या 24 में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखा जाए बंधुआ मजदूरी की बात करते हैं कि बंधुआ मजदूरी को किस आर्टिकल के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है, तो 21 में नहीं, 22 में नहीं, 24 में, बल्कि किस में किया गया, आर्टिकल 23 में या अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार, 23 के अनुसार मनुष्यों के अवैध व्यापार तथा बेगार एवं जबरन मजदूरी के अन्य स्वरूपों को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आर्टिकल 23 या अनुच्छेद 23 को आप याद रखिएगा। इस संवैधानिक प्रावधान के आधार पर भारत सरकार ने बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 पारित की है। तो बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 जो है पारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा इसी संवैधानिक प्रावधान के आधार पर, मीन्स अनुच्छेद 23 के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 247, 247 प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया, और आपके ऑप्शंस हैं ए भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, या डी भाग 5 में। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत के संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन भाग 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि किसमें है, भाग 3 में किया गया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, भाग 3। मौलिक अधिकारों भारत के संविधान के भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 आता है, भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये जो अधिकार हैं वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो जो मूल अधिकार होता है इसका जो प्रहरी है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 248, 248 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, और आपके ऑप्शन हैं ए मृत्यु के अधिकार से, बी निर्वाह के अधिकार से, सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से, और डी जीवंत और उदार जीवन के अधिकार से। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है या आर्टिकल 21 है वो किससे संबंधित है, मृत्यु के अधिकार से नहीं, निर्वाह के अधिकार से नहीं, जीवंत और उदार जीवन के अधिकार से नहीं, बल्कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त
कि उसके जीवन और स्वतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित उसको नहीं किया जा सकता। कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसी को द्वारा किया जा सकता है, और उसके अतिरिक्त किसी भी प्रक्रिया के द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 249 क्वेश्चन नंबर 249 प्रश्न है कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, और आपके ऑप्शंस हैं ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह भी एक मौलिक अधिकार है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि यह क्या है? कानूनी अधिकार है। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया जाता है और उसको अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा जाता है। तो उसके बाद जो है, जब मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है, तो कुल जो है 7 में से 1 घट जाता है और कुल 6 मौलिक अधिकार बचते हैं। तो इस तरह से संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है, और बाकी जो अधिकार हैं वो जो है मौलिक अधिकार हैं, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 250 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है ए 10 अक्टूबर को, बी 24 अक्टूबर को, सी 24 दिसंबर को, या डी 10 दिसंबर को। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर नहीं, 10 अक्टूबर नहीं, 24 दिसंबर नहीं, बल्कि 10 दिसंबर को मनाते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है 10 दिसंबर या 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 251 प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? और आपके विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता, राज्यपाल नहीं करता, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा की जाती है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति दोनों किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 252 प्रश्न है, मानव अधिकार की अवधारणा का मूल आधार है। मानव अधिकार की अवधारणा जो है, जो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसका मूल आधार क्या है? आपके विकल्प हैं ए ह्यूमन बीइंग्स या मानव, बी है जल या वाटर, सी है वायु या एयर, डी है नेचर या प्रकृति। तो डियर स्टूडेंट्स, नाम से स्पष्ट है मानव अधिकार की अवधारणा, तो इसका आधार क्या है? मानव है। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मानव। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 253 क्वेश्चन नंबर, और प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके ऑप्शंस हैं ए न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, बी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, सी न्यायमूर्ति सिरियक जोसेफ, एंड डी न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में 2021 से लेकर के न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 254 क्वेश्चन नंबर 254 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? और आपके ऑप्शंस हैं, पहला सभी मानवाधिकार सभी के लिए हैं, दूसरा सरकार को यह देखना चाहिए कि घरेलू कानून मानवाधिकार साधन के मानकों की पुष्टि करते हैं, तीसरा है मानवाधिकार अन्योन्याश्रित लेकिन पदानुक्रमित हैं, और डी है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानवाधिकारों के लिए अपनी चिंता का उल्लेख करता है। प्रश्न है कि इसमें से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखा जाए संयुक्त राष्ट्र
चार्टर में मानवाधिकारों के लिए अपनी चिंता का उल्लेख करता है, सही है। सभी मानवाधिकार सभी के लिए भी सही है। सरकार को यह देखना चाहिए कि घरेलू कानून मानवाधिकार साधन के मानकों की पुष्टि कर दे, यह भी सही है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, मानवाधिकार अन्योन्याश्रित लेकिन पदानुक्रमित है, यह गलत है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 255, प्रश्न संख्या 255। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार तृतीय पीढ़ी के अधिकार माने गए हैं? थर्ड जनरेशन के अधिकार किसको कहा जाता है? और आपके विकल्प हैं, ए शांति का अधिकार, बी विकास का अधिकार, सी स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, या डी उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी के जो अधिकार हैं वो कौन से अधिकार हैं? वे सामूहिक अधिकार हैं। सामूहिक अधिकार क्या क्या है? शांति का अधिकार है सामूहिक अधिकार, विकास का अधिकार भी सामूहिक अधिकार है, और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी एक सामूहिक अधिकार है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तृतीय पीढ़ी के अधिकार के अंतर्गत शांति का अधिकार, विकास का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार ये सभी आते हैं। तो तृतीय पीढ़ी के अधिकार क्या है? मानव के संयुक्त रूप से कुछ अधिकार होते हैं जो जनता और राष्ट्र के बड़े समुदाय के रूप में समूह का निर्णय करते हैं। तो जनता और राष्ट्र के बड़े समुदाय के लिए जो अधिकार हैं वे क्या है? थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी के अधिकार कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत विकास का अधिकार आता है, शांति का अधिकार आता है, आत्मनिर्णय का अधिकार आता है, या स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार आता है। सारे अधिकार जो हैं क्या है? तृतीय पीढ़ी के अधिकार कहलाते हैं, थर्ड जनरेशन के राइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 256, प्रश्न संख्या 256। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का उन्मूलन शामिल है, सम्मिलित है? आपके ऑप्शंस हैं, ए धर्म का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, या डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अस्पृश्यता उन्मूलन का अधिकार है या अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो किसमें किया गया है? धर्म नहीं, स्वतंत्रता नहीं, शोषण नहीं, बल्कि समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन आता है। तो इस तरह से समानता के अधिकार की जो श्रेणी है, इस श्रेणी में अस्पृश्यता के उन्मूलन को सम्मिलित किया गया है। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 17 या आर्टिकल 17 जो है वह अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। और अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी की यदि आप बात करते हैं तो अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी क्या है? एक सामाजिक कलंक है जो कुछ जातियों में उनके जन्म के कारण लोगों के कुछ वर्गों पर लगाया जाता है। तो जात के आधार पर कुछ जातियों पर जो उनके ऊपर जो है यह अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता जो है लगाया जाता है, और यह हमारे समाज के लिए एक कलंक है। जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 आते हैं, उसी की श्रेणी में अस्पृश्यता का उन्मूलन आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 257, 257। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे देश का जो मानवाधिकार आयोग है वो कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके, ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी मुंबई में, या डी कोलकाता में। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ नहीं, कोलकाता नहीं, मुंबई नहीं, बल्कि नई दिल्ली या हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मानवाधिकार आयोग का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है, और 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 258, क्वेश्चन नंबर 258। प्रश्न है, सामूहिक अधिकारों की धारणा में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिए, सामूहिक अधिकारों की धारणा में शामिल नहीं है प्रश्न है, अर्थात अभी जो हमने थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी के अधिकार की बात की उसी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है सामूहिक अधिकार में, और आपके विकल्प हैं, ए विकास का अधिकार, बी आवास का अधिकार, सी आत्मनिर्णय का अधिकार, और डी सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार एक सामूहिक अधिकार है, विकास का अधिकार भी एक सामूहिक अधिकार, और आत्मनिर्णय का अधिकार भी क्या है? सामूहिक अधिकार है। लेकिन जो आवास का अधिकार वो एक सामूहिक अधिकार नहीं है। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आवास का अधिकार। सामूहिक अधिकार या तृतीय पीढ़ी के अधिकार वे अधिकार होते हैं जो बड़े समुदाय के रूप में समूह बनाते हैं, जिनमें जनता और राष्ट्र का हित समाहित होता है, जैसे विकास का अधिकार, शांति का अधिकार और आत्मनिर्णय के अधिकार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 259, क्वेश्चन नंबर 259। प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है? ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कौन नियुक्त नहीं हो सकता है, ये प्रश्न है। और आपके विकल्प हैं, ए जिला न्यायाधीश, जो कोर्ट का
जज होता है जिला कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो नहीं सम्मिलित हो सकता है। बी है किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। सी है मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले प्रख्यात विद्वान। और तीसरा डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या न्यायमूर्ति होते हैं वे, या मानवाधिकार क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले प्रख्यात विद्वान, या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या जिला न्यायाधीश। कौन नहीं सम्मिलित हो सकता है? तो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित हो सकता है। जो मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले विद्वान होते हैं वो भी हो सकता है सदस्य, और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायमूर्ति है या न्यायाधीश है वो भी हो सकता है। लेकिन जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो न्यायाधीश है, जज है, वो नहीं हो सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य मेंबर। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनता है उसमें जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको मिला करके बनता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, और कौन हो सकता है? वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति जो रहा हो वो जो है अध्यक्ष हो सकता है। एक सदस्य होता है जिसमें जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो वो हो सकता है इसके सदस्य। एक सदस्य ऐसा होता है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो या वो हो सकता है। और दो सदस्य अन्य होते हैं जो किसी ऐसे व्यक्तियों में से होते हैं जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित विशेष ज्ञान होता है या जो मानवाधिकार में के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले होते हैं। इन सभी को मिला करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 260, क्वेश्चन नंबर 260, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, बी सुश्री ममता शर्मा, सी डॉक्टर गिरिजा व्यास, या डी श्रीमती रेखा शर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आडवाणी जी नहीं है, व्यास जी नहीं है, ममता शर्मा जी नहीं, बल्कि कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। सो हियर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। केंद्र सरकार ने श्रीमती रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के एक और कार्यकाल के लिए उनको नामित कर दिया गया। और यह कार्यकाल कब से प्रभावी है? अगस्त 2021 से प्रभावी है। अर्थात अगस्त 2021 से लेकर के अभी तक जो है श्रीमती रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और इनका सेकंड कार्यकाल है, द्वितीय कार्यकाल है, और प्रथम कार्यकाल इनका 7 अगस्त 2018 से था। तो 7 अगस्त 2018 के बाद इनका जब प्रथम कार्यकाल समाप्त होता है तो अगस्त 2021 से जो इनका द्वितीय कार्यकाल शुरू होता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में, इस वीडियो में आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है राष्ट्र गौरव, मानवाधिकार और पर्यावरण, उससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने अभ्यास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगले क्लास में हम जल्दी मिलेंगे अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स दीजिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। So dear students, please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. अगली क्लास में हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियोज में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।